नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में कुछ इस संबंध में बताया गया था कि कुछ लोगों को कहते हैं कि साहब ये प्रत्येक वीडियो के शुरुआत में या वो एज ए इंट्रोडक्शन आप भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत प्रेम आपसी श्रद्धा भाईचारा सद्भाव आपसी सहयोग और एकता ये बार बार जो कहते हैं ये एक ही रस का मोनोटोनस जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वो है तो इसमें कोई रस नहीं है। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि दिन रात जो जिसकी मानसिकता में मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद हिंदुत्व इस्लाम इसकी बात को लेकर तमाम मंथन कराया जाता है और तमाम जो है टीवी डिस्कशन इसी पर कराए जाते हैं। कोई भी घटना होती है तो उसमें उस अपराधी को हिंदू या मुस्लिम के दृष्टिकोण से देखते हुए तमाम बहसें होती हैं अपने हिसाब से अपने पक्ष को बचाने की। जो पीड़ित है उसको भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हुए तमाम बहसें होती हैं अपने पक्ष को बचाने की। इस तरह की मानसिकता को ये मोनोटोनस तो लगेगा ही। भारतीय जनता दल कह रहा है कि जब तक इस भावना का प्रचार प्रसार हर एक भारतीय भाई बहन के मन में यानी उन जिन क्षुद्र बातों का अभी जिक्र किया गया है उससे ऊपर उठ करके यानी देश के संबंध में नहीं किया जाएगा तो उनको मोनोटोनस या एक रस का लगेगा ही। और वैसे भी जैसा कि भारतीय जनता दल इसी यूट्यूब के माध्यम से पहले ये बता चुका है कि हम लोग जो है राम 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 के भजन करते हैं, कृष्ण कृष्ण की भजन करते हैं, भोले शंकर की भजन करते हैं, माता दुर्गा की भजन करते हैं और इस तरह से और भी इष्ट देवताओं की भजन करते हैं, अल्लाह की भजन करते हैं, वाहेगुरु की भजन करते हैं, गॉड की भजन करते हैं। क्यों भजन करते हैं? इसलिए भजन करते हैं कि हमारी सोच हमारे विचार में शुद्धि आए, वो पाक हो जाए, वो निर्मल हो जाए, वो निश्चल हो जाए और विचारों और सोच में नहीं हमारे आचरण और व्यवहार में भी। और यही हमारे जितने भी संत रहे हैं उन्होंने यही सिखाया। सभी संत रविदास से लेकर के रामकृष्ण परमहंस से लेकर के और कबीर हैं, नानक हैं, सूफी संत हैं, उसके पहले भी तमाम, क्योंकि ये धरती संतों की है तो उन्होंने यही सिखाया कि भाई
सोच और विचार में शुद्धिकरण और आचरण और व्यवहार में वो निर्मलता होनी चाहिए। तो दुख तो इसी बात का है कि उनके इतने उपदेशों की बात हुई, जैसे जैसे ये खासकर हमारे देश में मटेरियल प्रोग्रेस यानी द्रव्यीय प्रगति होती गई, लेकिन इन महीनों में जिन बातों के लिए हमारे संत महात्मा ने बराबर सीख दी है, उस सीख के बावजूद भी गिरावट आती गई और कई बुराइयां व्यक्तिगत स्वार्थ सब पर हावी होता गया। तो इसीलिए भारतीय जनता दल फिर से उन बातों को जीवित करना चाहता है कि लोगों में मूल परस्ती है, लोगों में भारतीयता आधारित एकता है, भाईचारा है और उनके सोच में, उनके विचारों में वो शुद्धि है। तो ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो लक्ष्य, वो मकसद कि हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन में उन क्षुद्र बातों को छोड़ करके अपने मुल्क के प्रति, अपने अवाम के प्रति संवेदनशीलता, वो भावना जो है वो पैदा ना हो, तब तक ये प्रयास वो निरंतर वो चलता रहेगा। तो इसको कोई भी इसको मोनोटोनस, बेरस या नीरस या रसहीन न समझे। ये बिल्कुल हमेशा सरस है और उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। आज हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो देश की सुरक्षा और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से सीधे संबंध रखता है। भारतीय जनता दल ने अपने YouTube के माध्यम से, कुछ YouTube के माध्यम से पहले से ये बताया हुआ है कि जो हमारे देश में बौद्धिक गतिविधियां हैं, उनमें ये जो हमारा दुश्मन चीन है, वहाँ पर पैसे दे करके इस तरह से एक बौद्धिक वातावरण तैयार करने की कोशिश करता है कि यानी आक्रमण करता है चीन, भारत की जमीन हथियाता है चीन, सारी खुराफात करता है चीन, लेकिन भारत के अंदर ही पैसे दे करके एक ऐसा बौद्धिक वातावरण तैयार करने की कोशिश होती है कि नहीं, जो चीन कर रहा है वो सही है, भारत ही गलत है। उसका नमूना आपने देखा होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के दिन चीनी दूतावास में यही कम्युनिस्ट वाले इस तरह से जो लद्दाख, पिछले साल जो लद्दाख में जो घटना हुई, किस तरह से चीन घुसने की कोशिश कर रहा था, उसमें कम्युनिस्ट वालों ने इस देश को ही जो है वो जिम्मेदार ठहराया, भारत को ही, और चीन की तारीफ की। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे तत्वों को यहाँ पर शरण मिली हुई है कि यहीं का खाते हैं, यहीं की सारी व्यवस्थाओं का लाभ भी उठाते हैं, भारत के संविधान के सारे अधिकारों का उपयोग भी करते हैं, उसका उपभोग भी करते हैं, और इसी देश के खिलाफ दुश्मन चीन के पक्ष में वो जो है बोला करते हैं। और इसमें जो ये वाम दल हैं, CPI और CPIM, ये सब जो है बहुत माने बेहया तो हैं ही, सबसे बड़े गद्दार हैं। ये बात भारतीय जनता दल बराबर ये बता रहा है। और वो गद्दारी सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि ये जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी, इसने भी
वो चीन की वामदल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता करके, हालांकि इस समझौते पर भी देश को आश्चर्य है और जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये आश्चर्य व्यक्त किया कि भाई जहाँ दो देशों की बात होती है तो दो देशों की सरकारों के बीच में समझौता होता है। दोनों देश के राजनीतिक पार्टियों के बीच में यानी समझौते का कोई मतलब नहीं है, और यदि समझौता है तो वो देश के साथ गद्दारी है। हालांकि गद्दारी शब्द का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रयोग नहीं किया। भारतीय ममता दल कहता है कि दो देशों के बीच में, सिर्फ सरकारों के बीच में, बिटवीन गवर्नमेंट्स, वो समझौता होता है, न कि वहाँ के राजनीतिक दलों के बीच में। लेकिन वो गद्दारी जो है जेएनपीसी ने किया, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी ने किया कि वो समझौता किया। कब? मैंने जब यूपीए की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 वाली, और उसमें दस्तखत माने जेएनपीसी की ओर से, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस माने कांग्रेस की ओर से यही गद्दार राहुल ने दस्तखत किया था और पैसे लिए थे, रिश्वत लिया था उससे, जो है वह मैंने चीन की वामदल से या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, और भी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए ये बातें बताई जा रही हैं। वीडियो भी जारी हो रहे हैं और लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, लेकिन ऐसी एक मानसिक कुंठा है कि इस जेएनपीसी को अभी भी एक तबका है जो कि गद्दार नहीं मान रहा है और उनको वोट दे रहा है, और उस पार्टी के एमएलए बन रहे हैं, उस पार्टी के एमपी बन रहे हैं, उस पार्टी के जो है वो सरकारी भी बन रहे हैं, और उस पार्टी से माने गठबंधन करने में, समझौता करने में, उसके साथ सरकार साझे करने में किसी को ये भाव नहीं आ रहा कि भाई ये देश की गद्दार पार्टी है। तो जो एक वीडियो वाला जो है कल लिखा गया था कि वो ये बता रहा था कि उसने एक विश्लेषण किया हुआ था कि बता रहा था कि बौद्धिक वर्ग, पत्रकार और मीडिया, ये चीन से पैसे ले करके, और बौद्धिक वर्ग में वो एकेडमिया या एकेडमिशियंस हिंदी में कहा जाएगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर प्रोफेसर होते हैं, जो और जिनके लिखे हुए लेख यानी आर्टिकल और कॉलम्स को लोग पढ़ते हैं, उनको जो है वो ये प्रभावित करता है। तो दुश्मन चीन यानी बौद्धिक आक्रमण, लेकिन बौद्धिक आक्रमण तभी संभव होता है कि जब हमारे ही देश के लोग यानी अपने ही देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाए। ये बीमारी बहुत पुरानी है और बहुत ही खराब है, और इसमें वो विद्यमान है। तो और इसी संबंध में एक समाचार आया होगा और देश ने देखा होगा कि राजेश शर्मा करके वो कोई पत्रकार पकड़ा गया था, जो कि चीन की जो ग्लोबल टाइम्स है उसके समाचार के आधार पर यानी भारत में चीन के पक्ष में, भारत के खिलाफ इस तरह से जो है वो एक मीडिया का माहौल जो है वो बनाता था। राजेश शर्मा जो वो पकड़ा गया था। सवाल इस बात का है कि जैसा कि अखबारों में आप सभी लोग देखते होंगे, टीवी चैनल वो डिस्कशन में देखते होंगे, चारों ओर हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद मदरसा, इन्हीं की बातों में उलझा करके
जो भारतीय जनमानस है उसको इस तरह से उसको उलझा करके रखने की एक साजिश चल रही है कि चीन भारत के ही अंदर पैसे दे करके और यानी चीन के पक्ष में भारत के खिलाफ कैसा एक बौद्धिक एक आक्रमण कर रहा है भारत के अंदर जो है, इसकी ओर न किसी का ध्यान जा रहा है, न इस पर कोई जो है डिस्कशन होता है। और ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ नाम मात्र को कभी कभी डेली न्यूज़ एनालिसिस एक आता है जी न्यूज़ का, उसमें यानी छू करके बस निकल जाना। जबकि वो जो YouTube में जो बता रहा था कि यही चीज़ कोई भारत से जाए चीन में और वो पैसे दे करके चीन के खिलाफ और भारत के पक्ष में करवाना चाहे तो वहाँ का कोई भी नागरिक वो भगा देगा वहाँ से। वो वहाँ के लिए पर्सोना नॉन ग्राटा एक शब्द है वो अंग्रेजी का। तो यहाँ का कोई व्यक्ति या कोई संस्था पैसे लेकर जाए और वहाँ पर जो है वो बौद्धिक वर्ग का या मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहे कि चीन के विरुद्ध और भारत के पक्ष में इस तरह से मीडिया या बौद्धिक माहौल बनाने के कोई भी व्यक्ति जो है वो टिकने नहीं देगा। और वो व्यक्ति वो जो है उसके लिए पर्सोना नॉन ग्राटा एक शब्द अंग्रेजी का मतलब कि सबसे घृणित व्यक्ति वो बन जाएगा। लेकिन भारत में बड़े शहर अपने दुश्मन चीन से पैसे लेते हैं और वो व्यक्ति जो है बौद्धिक वर्ग, एकेडमिशियंस, एकेडमिया या आपके पत्रकार, मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स ये करने में मैंने संकोच क्या, बिल्कुल वो लालायित रहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि लद्दाख जब लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं डटी थी और ये पता तब चलता है, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश का जो जनमानस है, फिर वही कॉमन मासेस जनमानस है, जो हमारे आम जो भारतीय भाई बहन हैं, वो तो चीन के खिलाफ बिल्कुल एक माने काफ़ी यानी वो काफ़ी गुस्सा जब चीन और भारत की सेनाएं जो है लद्दाख में जमी हुई थी, तो पूरे भारतवर्ष भर में जो आम भारतीय भाई बहन है वो चीन के खिलाफ जो है वो खड़ा हो गया था। ये और ऐसा अक्सर होता है। उस समय भी ये बिके हुए जो है जो बौद्धिक वर्ग है, पूरा बौद्धिक वर्ग नहीं, माने पूरा का पूरा बौद्धिक वर्ग नहीं, जो बिका हुआ मीडिया, बिका हुआ पत्रकार और बिके हुए जो है एकेडमिशियंस, ये तब भी जो है चीन के पक्ष में माहौल बना रहे थे और यहाँ तक कह रहे थे कि भारत 2 दिन में हार जाएगा। और उसी का एक अंश लेकर के ये राहुल गांधी भी उसी के अनुसार जो है चीन के पक्ष में वो माहौल वो बना रहा था। भारतीय जनता दल बराबर ये इस बात को बता रहा है अपने भारतीय भाई बहनों को कि ये जीएनपीसी और वाम दल, इनके लेवल का देश में कोई गद्दार है नहीं। लेकिन फिर भी जितने चुनाव अब तक हुए हैं, जब से कह रहा है, दिल्ली का चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए और चुनाव हुए, अभी भारतीय भाई बहनों में वो जागृति नहीं आई है कि ये जो जीएनपीसी है वो वाम दल इस देश के गद्दार है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शून्य हो गए, लेकिन जो देश का गद्दार है, जो भारत विरोधी ताकत है, उसको और उसके साथ उठना बैठना
उसके साथ गठबंधन करना भी देश के साथ गद्दारी है। तो बराबर देखा जाता है कि इन वाम दलों के साथ, इस एनपीसी के साथ तमाम जो कभी विपक्षी एकता के नाम पर, कभी इस नाम पर गठबंधन करते रहते हैं। और जरा भी ये भावना नहीं आती कि ये जो राजनीतिक संगठन है देश के बड़े ही खतरनाक, बड़े ही घातक किस्म के गद्दार संगठन है, ये भावना होती है। अब वो विपक्षी एकता क्यों नहीं बन पाती है? उनके अपने राजनीतिक समीकरण होते हैं, राजनीतिक स्वार्थ होते हैं जो कि आपस में टकराते हैं। इसलिए जो है विपक्षी एकता और मुख्य चीज है सत्ता हथियाना। सत्ता वो हथियाई जाएगी तो कौन केंद्र में रहेगा, कौन ज्यादा वो मलाई खाएगा, इसी चिंता के कारण जो है वो जो है विपक्षी एकता जो है कि कभी बनती है और कभी टूटती है वो। लेकिन उसमें ये भाव नहीं आता कि ये खासकर ये दोनों दल, ये एनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चरना चौकड़ी काकस, वामदल जो है ये खुले रूप में देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं। जबकि भारतीय जनता दल बराबर इस बात को वो बताता रहता है। तो अभी वो जागृति आनी बाकी है और इस संबंध में समस्या है। जरा कल्पना करिए कि भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी, फांसी के फंदे को चूमा, अपनी जान दी। उस समय भी एक तात्कालिक एक जज्बा तो जागा था, फिर वो समाप्त हो गया। फिर पूरे जनमानस पर गांधी नेहरू वो हावी हो गए। तो ये जो है मैंने भारतीय जनमानस के तबके का एक परमानेंट ऐतिहासिक दोष रहा है। हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसका कितना असर होगा? और शायद भारतीय जनता दल को पूरा विश्वास है कि भारत के अंदर के लोगों के भरोसे रहते भारत के अंदर के भरोसे यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहते तो उनकी आज़ाद हिंद फौज कभी नहीं बनती। जो उन्होंने आह्वान दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, कितने भारतीय आते जो कि उनके आज़ाद हिंद फौज में शामिल होते। वो समझ गए इस बात को भाई हम जागृति कर रहे हैं, लेकिन रणनीति बनानी है। तो उन्होंने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत के लोग युद्धबंदी हो गए थे और खास करके जर्मनी और जापान ने उनको युद्धबंदी बनाया था, तो उन युद्धबंदी भारतीयों को नेताजी ने जर्मनी से और जापान से छुड़वाया। और उनको जो है उन्हीं की सहायता से और उन्हीं को जो है अपनी आज़ाद हिंद फौज उन्हीं की बूते बनवाया। लेकिन यदि भारत के लोगों के भरोसे बैठ जाते कि नहीं कि ये लोग, मैंने सिर्फ आह्वान उन्होंने दिया कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, और यहाँ के लोग जो है वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल होते, करते ही नहीं। इस यथार्थ को समझने की आवश्यकता है। आज भी भारतीय जनता दल बराबर सिर्फ मुल्क की और आवाम की बात करता है। तब भी समस्या अभी भी है जो मानसिकता की है। मैंने बराबर कहा है कि हमारा देश ये बहुत खूबसूरत है, हम ये इस देश के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। आम भारतीय भाई बहन भी उनकी सोच भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो सबसे बड़ी वीकनेस है, कमजोरी ये है कि हम लोग जो है इतनी सोच के कट्टरवादी तत्वों के आगे जो है जो झुक जाते हैं।
कट्टरवादी तत्वों के आगे झुकना नहीं। और वो कट्टरवादी तत्व भिन्न भिन्न रूपों में आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक कट्टरवादी तत्व है। उसकी सभाओं में वो कभी भी वो देश हित की बात नहीं करेगा, कभी भी देश में एकता की बात नहीं करेगा, कभी भी ये मुल्क कैसे जो है महफूज रहे इसकी बात नहीं करेगा। चीन जो अभी बताया गया है, चीन जो है वो पैसे दे करके किस प्रकार से हमारे ही जो बौद्धिक संपदा है, हमारी ही जो मीडिया वाला संपदा है, हमारा जो जितने भी एकेडमिशियंस हैं, उनका दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ, भारत के ही अंदर जो है उसको माने एक ऐसा एक ग्रुप वो बनाना चाहता है ताकि भारत अंदर से ही वो कमजोर हो। तो इस पर वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है वो कभी नहीं बोलेगा। और सिर्फ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अकेला नहीं है, इस प्रकार के और है कि इसी भारतीय समाज में जो है वो जहर उगलने वाले असदुद्दीन ओवैसी, वो दूसरा जो है वो दूसरा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है। वामन मेश्रम और चंद्रशेखर रावण, ये बराबर ये दो जो है बराबर हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ बराबर जो है वो आग उगलते हैं। इनकी सभाओं में लोग जाते हैं और उसकी जो आग उगलता है उसको ये सुनते हैं। प्रॉब्लम की जड़, समस्या की जड़ यहाँ पर है। भारतीय जनता दल कहता है कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, वामन मेश्रम हो, चंद्रशेखर रावण हो, इस प्रकार कोई भी हो जो कि हमारे देश में नफरत फैलाते हैं, हमारे देश में जो है वो भेद विभेद की बात करते हैं और उसके और इनके द्वारा जो है हमारे भारतीय समाज को कमजोर करते हैं। इनकी सभाओं में हमारे भारतीय भाई बहन जाना बंद करें। समाधान ये है, जब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है अपनी सभाओं में वो इतना बड़ा वो मजमा देखता है, असदुद्दीन ओवैसी अपनी सभा में इतना बड़ा मजमा देखता है, वामन मेश्रम अपनी सभाओं में इतना बड़ा मजमा देखता है, चंद्रशेखर रावण भी अपने सभाओं में इतना बड़ा मजमा देखता है, तो उनकी करतूतों में क्या या उसके आधार पर उनकी छाती जो है वो चौड़ी हो जाती है, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। तो उनके हौसले को बढ़ाना नहीं है, उनके हौसलों को पस्त करना है। और उनके हौसलों को पस्त करने का जो पहला जो कर्तव्य है, पहली जो सीढ़ी है कि उनकी सभाओं का पूर्णतः जो है वो बहिष्कार करिए। जो देश में एकता की बात ना करे, हमेशा जो है एक दूसरे वो संप्रदाय के आस्था के खिलाफ झूठ बोल के अलग बातें करे, उसका पूर्ण रूप से हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहिष्कार करें उसका। ये बहुत दुख की बात है कि उनकी सभाओं में जाते हैं। और ये सारी बातें जो है, एक बीजेपी पार्टी है वो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन वो इस तरह की तमाम जो है देश विरोधी हरकतें चल रही हैं। और सिर्फ उसके जो 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं, कभी भी इस तरह का वो जनमत नहीं बनाते हैं भाई भारतीयता आनी चाहिए, एकता आनी चाहिए, और भारतीयता आधारित जो है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, तो ये किसी भी राष्ट्र के वो नींव के पत्थर होते हैं, कार्नर स्टोन होते हैं, फाउंडेशनल स्टोन होते हैं। लेकिन हमेशा जो है चुनाव जीतने की मशीन। तो जो भी हो, शुरुआत तो अब ये समस्या तो बहुत गंभीर है ही, और कहीं न कहीं से वो शुरुआत तो करनी है।
कम्युनिस्ट वालों को कभी भी मत समझिए कि वो हमारे देश में गरीबों का, किसानों का, किसान मजदूरों का, कर्मचारियों का या अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं। कदाप हितैषी नहीं, ये उनका मुखौटा है। इस मुखौटे के पीछे चीन के पैसे पर, यानी चीन से पैसा लेते हैं, चीन के पैसे पर चीन के एजेंडे को ये चलाते हैं भारत के अंदर, यानी भारत को अंदर से कमजोर करना। भारत के खिलाफ एक सस्टेन लगातार जो है वो उसके चीन की लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई इन कम्युनिस्टों के द्वारा चल रही है। अब देखिए, ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी का जो है पश्चिम बंगाल में सरकार थी, त्रिपुरा में सरकार थी, अभी भी केरल में सरकार है, और वो मानसिकता अभी भी केरल में है। और केरल के जो भारतीय भाई बहन को बराबर मैंने यूट्यूब के माध्यम से, हालांकि भी साधन की कमी है, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो ये साधन होता तो बिल्कुल संगठित रूप में, सिस्टमेटिक रूप में, बड़े पैमाने पर ये जागृति जो है वो केरल सहित यानी जो है वो अन्य देश के अन्य भागों में, अन्य हिस्सों में जागृति जो है वो की जाती है। ये कम्युनिस्ट वाले देश के बहुत ही खतरनाक किस्म के दुश्मन हैं ये, और इसीलिए जहाँ तक संभव हो पा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि जो हमारे केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, यदि वो यही मानते हैं कि हम भारत के सबसे अधिक शिक्षित हैं, सबसे अधिक जानकार हैं और सबसे अधिक जागरूक हैं, तो उनकी जागरूकता का, शिक्षा का और 100% शिक्षित होने का कदाप उसका मतलब नहीं है कि आप कम्युनिस्ट जैसे देश के गद्दारों को जो है यानी वोट दें और उसको सत्ता में बिठाएं। ये बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय कलंक है। उस कलंक को हमारे केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को मिटाना होगा। और शायद सुनने में आया था कि वहाँ के जो कम्युनिस्ट वालों को खबर मिली है कि भारतीय जनता दल का इस तरह का वीडियो जारी हो रहा है। वहाँ के कम्युनिस्ट वालों ने, खास करके जो विजयन है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो केरल का है, उसने कहा था कि उसने ये बोला था अपरोक्ष रूप से कि इस तरह का वीडियो जो है केरल में नहीं चलना चाहिए। तो भारतीय जनता दल का कहना कि भाई विजयन महोदय, केरल आपके बाप का नहीं है, यह जो है भारतीयों का है, भारतीय भाई बहनों का है। और जिस तरह से आप जनता को भरमा करके, उसे झूठ बोल करके और चीन का एजेंडा जो चला रहे हैं, ये पूरा देश जो है विजयन का भी, कम्युनिस्ट वालों का भी और साथ साथ JNPC का हिसाब लेगा। इस मुगालते में न रहे ये विजयन महोदय तभी तक खैर मना सकते हैं, विजयन ही अकेले नहीं, ये जो ममता बनर्जी भी तभी तक खैर मना सकते हैं जब तक ये कायर मोदी बैठा हुआ है। जब तक कायर मोदी बैठा है तब तक आप जो है जो कुछ भी देश के खिलाफ आपको करना है कर लीजिए, लेकिन हमेशा जो है वो एक दिन जैसा वो नहीं रहेगा। और वो वक्त आएगा जिसमें देश आपका हिसाब लेगा कि आप और आपका संगठन जो है इसी देश का खाता है और इसी देश के सारी व्यवस्थाओं का लाभ उठाता है, सारे संवैधानिक जो है वो प्रावधानों का उपयोग करता है और इसी देश के खिलाफ वो गद्दारी करता है, इसी और उसी थाली में ये छेद करता है ये वाम दल जो है। और मुखौटा जो पहने हुए हैं कि गरीबों का, किसानों का, किसान मजदूरों का, कर्मचारियों का और अल्पसंख्यकों के हितैषी, आप बिल्कुल हितैषी नहीं है, न उनके हितैषी हैं और देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। ये हिसाब लिया जाएगा
और वैसा हिसाब इस जेएनपीसी से भी जो है यह देश जरूर लेगा। और देश यह भी जाने कि ये इतने खतरनाक देश के दुश्मन जो है ये मोदी जी के द्वारा पाले जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो यूट्यूब में दिखा रहा था कि इस तरह की गतिविधि, और यही नहीं, कुछ रेडियो चलते हैं या चाइना रेडियो करके, वो हमेशा देश में विखंडन, और किस तरह से, जितने तरह से विखंडन हो सकता है उस विखंडन की भावना बच्चों में भरते हैं। जो बच्चे अभी यानी ब्लूमिंग ब्लॉसमिंग जो फूल अभी खिल रहे हैं, जो अभी बच्चे जिनका मन जो है अभी वो विकसित होने को है, उनमें भरते हैं, यानी उनके माइंड को पॉइजन करते हैं। ये चाइना रेडियो वगैरह के जरिए वो बता रहा है। और इस तरह का नॉर्थ साउथ डिवाइड, जो साउथ जो है साउथ का शोषण कर रहा है नॉर्थ, ये सारे विखंडन की कृतियां जो हैं चीन के पैसे पर वो चलाई जा रही हैं। और ये जो मोदी सरकार है, बीजेपी वाले हैं, इनको कोई खबर नहीं, इनको कोई चिंता नहीं, सिवाय जो है सत्ता हथियाना और जो है वो हिंदू राष्ट्र की माला जपते हुए लोगों को जो है मैंने इनकी ये अलग ढंग से ये दिमाग को पॉइजन करते हैं ताकि इसके आगे हमारे जो है हमारे लोग, खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है उसके आगे सोच पाए ही नहीं। लेकिन सोचने की जरूरत है। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि ये जो कट्टरवादी तत्वों के जो इस तरह के जो माने उनके जो मुखिया यानी वो कट्टरवादी तत्वों के मुखिया पुष्पेंद्र जो है वो कुलश्रेष्ठ जैसे, और इतना ही नहीं, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए, असदुद्दीन ओवैसी हुए, वामन मिश्र हुए, तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तो और भी शातिर है। साथ ही इस मामले में है कि लोगों को ये लगेगा कि यह वो हिंदू सनातन का बड़ा रक्षक है और बड़ा उसका माने वो प्रवर्तक है, बड़ा चैंपियन है उसका। यह जो है सबसे बड़ा भ्रम है जो कि वो फैला रहा है। वो हिंदू सनातन जो हमारे देश के लोगों की आस्था है, ये बहुत पुराना विचार है और बहुत महान आदर्श है, बहुत ही उदार आदर्श है। उसका कभी भी ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे तत्व जो है कभी भी उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते और उनकी समझ के बाहर है। और वो कभी भी हमेशा जो है उसकी भाषा जरा सुनिए, वो कैसे बोलता कैसे है। जैसा कि शायद पिछले एपिसोड में मैं बताया गया था, व्यक्तिगत बातें, वो छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, ये क्या है। भारतीय जनता दल बता तो रहा है, लेकिन भारतीय जनता दल का निवेदन ये है कि उसकी सभाओं का बहिष्कार होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता दल सिर्फ चिंता कर रहा है अपने देश की, कि देश जो है किन किन यानी कारकों से वो खतरे में है। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे तत्वों से यह देश की एकता जो है बहुत खतरे में है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे वो तत्वों से देश की एकता जो है बहुत खतरे में है। वामन मिश्रम और चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों से देश की एकता बड़े खतरे में है। ये तो छोटे किरदार हैं, बड़े जो किरदार हैं वो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार, चंदा चौकड़ी, काकस, आपके वामदल हैं, और फिर
इनके साथ सटने वाले, इनसे गठबंधन करने वाले, ये क्या समझते हैं कि इनकी जो यूपी में ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है, इसमें कभी ये समाजवादी पार्टी वाले जो है कभी भी कोई कांग्रेस गठबंधन करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जब उनका समीकरण माने वो जब उनके राजनीतिक समीकरण बैठ जाते हैं, राजनीतिक समीकरण माने राजनीतिक स्वार्थ का समीकरण बैठ जाता है तो वो कर लेते हैं। और जब देखते हैं कि भाई कि इस राजनीतिक समीकरण से कोई लाभ नहीं तो नहीं करते हैं, लेकिन उनका मन हमेशा मिलता रहता है। तो जिस समाजवादी पार्टी को इस जीएनपीसी से गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं है, और जीएनपीसी जबकि इस देश की सबसे गद्दार पार्टी है, देशघाती पार्टी है, बिल्कुल सरेआम, इससे बढ़ करके कोई मैंने देश के लिए कोई खतरनाक पार्टी है नहीं। तो उसके साथ हमेशा जो है जब भी मौका मिलता है तो समाजवादी पार्टी हुई, ये बहुजन समाज पार्टी हुई, और टीएमसी वाले भी, आरजेडी वाले हमेशा बढ़ते जाते हैं। और ये तो एक पक्ष रहा, लेकिन जो इनका खुद का चरित्र है ये भी देखने वाली बात है। जो समाजवादी पार्टी का खुद का चरित्र है, बहुजन समाज पार्टी का खुद का चरित्र है, आरजेडी जो राजनीतिक पार्टी है उसका खुद का चरित्र है, टीएमसी का खुद का चरित्र है, वह भी समाज विरोधी है, भारत विरोधी है, और भारत के लिए बहुत ही वो खतरनाक है। यही बात सबको समझने की जरूरत है। और कोई भी जरूरत इस बात की कि कोई भी ये जो है कोई भी भारतीय भाई बहन इनकी मोह माया जाल में न रहे। यह परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। अब समाजवादी पार्टी में अब वो लोग रहे, क्योंकि अखिलेश यादव हैं तो यादव उनके साथ। इसी प्रकार ये कहने की आवश्यकता है कि हमारे जो यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन हैं वो यादव नहीं है। हमारा देश ये संविधान से चलता है, और उस संविधान ने आपका वजूद, आपकी पहचान को ये बताया है कि आप यादव नहीं हैं, आप जो है वो इस देश के भारतीय नागरिक हैं, और वही आपकी वास्तविक, असली और संवैधानिक पहचान है। और ये अखिलेश यादव जो है संविधान विरुद्ध गतिविधि चला रहे हैं, यानी वो जातिवाद, उस जाति के आधार पर जो संविधान लागू होने के पहले से चल रही थी। इसलिए जो है वो यादव के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, अब ब्राह्मण के नाम पर, तो कहने का मतलब है कि जितने भी मान लीजिए ये ब्राह्मण भी तो ब्राह्मण कहे जाने वाले हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं वो अपने को ब्राह्मण न समझे। प्रॉब्लम यही से शुरू होती है कि वो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, और इसमें और इस तरह की सोच बहुत जड़ वो पकड़ी हुई है, लेकिन उसको जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। और सबके साथ जो है वो घुलने मिलने की जरूरत है। हमारे मैंने अपने को भी भारतीय माने, और उन तबकों के साथ जो कि अलग थलग पड़े हुए हैं, जिनको लोग हरिजन और चमार कहते हैं, वो कहना छोड़ करके वो भी भारतीय हैं, हम भी माने आप भी भारतीय हैं, उनके साथ घुलिए मिलिए और वो अपनापन दिखाइए, एकता लाइए, वरना ये भारतीय समाज वो बचेगा नहीं। इस सोच को बिल्कुल जड़ से उखाड़ना है कि हम ठाकुर हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम जो है हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम इस देश में सिर्फ भारतीय हैं। जब और इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है इस तरह की सभी समस्याओं की जो दवा है, जो इलाज है, भारतीयता है। सारी पार्टियां जो है समाज में विखंडन, विद्वेष
विघटन, नफरत फैला करके जो है सिर्फ सत्ता हथियाना, इसीलिए इस देश की जो है दुर्दशा है। और उसी के आधार पर जब उनको सत्ता मिल जाती है तो सत्ता के माहौल को भी अपने चरित्र के अनुसार उसको प्रदूषित कर देते हैं। और यह देश ने देखा है, यह कोई यानी मुंह की बात नहीं है, देश ने देखा है। और फिर वो वही पार्टियां जो है सत्ता हथियाने के लिए यानी फिर फिर जो है वेश बदल करके फिर वही आ रहे हैं, और वो इस भरोसे पा रही हैं कि हम आप फिर उनके जातिवाद के जाल में फंस जाएंगे। तो उनके इस विश्वास को तोड़ना है ना कि भैया हम जातिवाद में फंसने वाले नहीं हैं। तुम भारत विरोधी यानी जो है सारी गतिविधि चला रहे हो, भारतीय समाज विरोधी वाली गतिविधि चला रहे हो, लेकिन हम तो भारतीय हैं। हमको तो वही काम करना है जो भारत के हित में होगा। तो इसलिए जो होता है ना कि जब शरीर में तमाम रोग हो जाते हैं तो कहते भाई पहले यानी ये इलाज करिए। तो पहला इलाज ये है कि इन सारे दलों को ईवीएम मशीन पर आप पहले इनको शून्य करिए। जब ये शून्य होंगे तभी इनकी अकल जो है थोड़ी सी ठिकाने लगेगी। अभी इनके मंसूबे सातवें आसमान पे हैं, और वो सातवें आसमान पे इस आधार पे हैं कि उनको ये विश्वास है कि हमारे भारतीय भाई बहनों का कुछ तबका है जो इनके जातिवाद के जो इनकी सांप्रदायिकता के जाल में अभी भी फंस सकता है। इसलिए उनके भ्रम को तो ये पूर्णतः जो है हमारे भारतीय भाई बहनों के कंधों पर एक जिम्मेदारी है कि उनके इस भ्रम को तोड़िए और उनको नस्बे नाबूद करिए। वो इसकी पात्रता रखते हैं। जो भी इस समाज को तोड़ता है और जो है सत्ता हथियाने के लिए जो है वो समाज को तोड़ता है, वो इसी की पात्रता रखता है कि कम से कम हमारी आवाम, हमारे भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक साथ होकर के ऐसी ताकतों को शिकस्त दें। तो ऐसे मीडिया के विषय में जो मीडिया की बात चली थी, सबसे एक खतरनाक पेपर है, अखबार है अंग्रेजी का दैनिक अखबार है द हिंदू। ये बहुत ही शातिर किस्म का अखबार है। पहले ये चेन्नई से निकलता था। इसने अपना नाम ऐसा रखा हुआ है कि काफ़ी जो है वो मैंने हिंदू कट्टरवादी सोच के लोग की आंखों में ये गड़ता ही नहीं है कि ये कम्युनिस्टों का पेपर है और देश के खिलाफ ये बराबर ये लिखता होगा। और दूसरा इसका खतरनाक जो है गतिविधि ये है, वही यानी बौद्धिक मस्तिष्क को विषाक्त बनाना, जहरीला बनाना और उसको पॉइजन करना। तो जो ये तैयारी करते हैं, अब ये चीन को भी मालूम है और देश और भारत के दुश्मनों को भी मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी जो है या नौकरशाही जो है भारत के शासन प्रशासन की रीढ़ है, मेरुदंड है। उसमें यदि चीन समर्थक और चीन के हमदर्द यदि पहुंच जाएं तो चीन का काफ़ी काम हो जाएगा। यही काम कर रहा है द हिंदू। जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, मानसिकता और किस मानसिकता के साथ चीन के समर्थन में और भारत को बदनाम करने वाला, इस मानसिकता के साथ वो अच्छी सामग्री, अच्छे मटेरियल, वो जो है जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, मैंने सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं उनके लिए वो लाता रहता है। अब बताइए, अब उसकी मानसिकता लिए हुए
जो भी उसका महत्वाकांक्षी है या छात्र है, यदि वो सिलेक्ट होता है और फिर वो ब्यूरोक्रेसी में पहुंचता है, आप अंदाज करिए कि चीन के प्रति संवेदनशील और भारत के खिलाफ मानसिकता लिया हुआ जो है, यदि वो ब्यूरोक्रेसी में पहुंचता, ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे यानी भारतीय प्रशासन या शासन तंत्र की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, बैकबोन है, ये वहां पहुंच रहे हैं तो ये कितना बड़ा कैंसर ये जो है चीन जो है द हिंदू पेपर के जरिए वो भेज रहा है। लेकिन ये चिंता कभी भी बीजेपी वालों के द्वारा, आरएसएस वालों के द्वारा नहीं दी जाती है। और बात सिर्फ बीजेपी आरएसएस की नहीं है, जितने भी यहाँ बैठते हैं इस्लाम आस्था से जितने भी प्रवक्ता बैठते हैं, द हिंदू यानी कि जो है वो कितना खतरनाक पेपर है, किस तरह से जो है हमारे माने जो ब्यूरोक्रेसी में है, यानी कि किस तरह से वो कैंसर वो डाल रहा है, वो चीन परस्ती और भारत के खिलाफ की मानसिकता वाले वो जा रहे हैं इसमें ब्यूरोक्रेसी में। इस पर एक शब्द जो है इस्लाम आस्था से जितने भी प्रवक्ता हैं और जितना भी बौद्धिक वर्ग है, एक शब्द नहीं पर बराबर वो बस उनकी एक ही भाषा रहती है, आरएसएस बीजेपी। और उसी प्रकार इधर से जो वो हिंदू सनातन आस्था से जो कुछ और मोस्टली ये माना जाएगा कि वो कट्टरवादी तत्व ही होते हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करने वाले। तो सिर्फ जो है वो मैंने अपने जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के ही खिलाफ जो है वो बोला करते हैं। लेकिन कभी भी वो द हिंदू पेपर जो मैंने वो कितना खतरनाक खेल चल रहा है, इस पर वो एक शब्द नहीं बोलते। और वही नहीं, ये जो टीवी चैनलों पर जितने डिस्कशन चलते हैं उसमें भी इसका नाम नहीं आता। तो इसीलिए तो जो भारतीय जनता दल जो बार बार ये कहता है कि ये टीवी चैनल भी देश के बहुत खतरनाक किस्म के गद्दार हैं, तो गद्दार हैं। झूठ मूठ की बातों पर हिंदू मुस्लिम दिनात करके एक तो जो है वो जहर वो फैलाना, और जो जहर जो है चीन जो है यहीं के जो है वो बौद्धिक वर्ग का इस्तेमाल करके हमारे ब्यूरोक्रेसी में और हमारे जो है मीडिया में, पत्रकारों में घुसा हुआ है। और भारत के खिलाफ जो है माहौल जो है भारत में रह करके जो बनाया जा रहा है, इस पर एक चर्चा जो है वो सब नहीं कराते। कभी कभी सिर्फ नाम मात्र को माने यानी जो है वो फर्ज अदायगी के नाम पर कभी जो डीएनए में, जैसे डीएनए एक जो है एक प्रोग्राम आता है, डीएनए मतलब डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस, जो कि रात के 9 बजे वो सुधीर चौधरी इसमें जी न्यूज़ में लेकर आता है। तो उसमें कभी कभार उसका जिक्र हो गया बस, जबकि देश के खिलाफ इतनी खतरनाक गतिविधियों पर बहुत गंभीर जो है वो चर्चा की आवश्यकता है, और देश को, देशवासियों को आगाह करने की आवश्यकता है। तो वो सब इसीलिए और ये बिल्कुल समझने की आवश्यकता है कि देश के खिलाफ गतिविधियों पर चिंतन होने के बजाय, डिस्कशन होने के बजाय जो दिन रात जो है उलझाए रहते हैं हिंदू मुस्लिम में, ताकि देश के खिलाफ जो है जो गतिविधियाँ चल रही हैं उधर जो है वो ध्यान न जाए। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि ये जो है दिन रात जो हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों से करवाते हैं, उसका मकसद क्या, उसका असली मकसद है कि इस मुल्क के खिलाफ जो और भी जो शक्तियाँ जो सक्रिय हैं उधर जो है किसी का ध्यान न जाए, और वो शक्तियाँ निर्बाध रूप से अनब्राइडल्ड
वो चलाती रहें और कोई उसको देखे नहीं। इसलिए जहाँ भी हिंदू मुस्लिम की बात चलाई जाती है, ऐसी गतिविधियों को के प्रति जो है हमारे भारतीय भाई बहनों का ये परम फर्ज बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि उसको डिस्करेज करें, उसको हतोत्साहित करें। और ये जो तत्व हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से लेकर के पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, असदुद्दीन ओवैसी, बामन मेश्रम, चंद्रशेखर रावण और इसी तरह के, उनकी भी गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए उनकी सभाओं का पूर्णतः जो है बहिष्कार करें, बाइकआउट करें, इसकी आवश्यकता है। और यदि इनको बाइकआउट नहीं किया जाएगा तो निश्चित है कि ये सब चीन के ही पैसे पर हमारे देश में भारतीय समाज को कमजोर करने के लिए बराबर इसी तरह से नफरत फैलाना और भारतीय समाज को कमजोर करना और भारत को कमजोर करने की गतिविधि उनकी रुकेगी नहीं। तो ये परम कर्तव्य बनता है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों का कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की गतिविधियों को हतोत्साहित करिए और उसकी सभाओं का बाइकआउट करिए, असदुद्दीन ओवैसी के। और जैसा कि बताया गया था कि ये आपस में एक दूसरे की आलोचना नहीं करते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कभी भी असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं लेता है, असदुद्दीन ओवैसी कभी भी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का नाम नहीं लेता है, असदुद्दीन ओवैसी कभी भी चंद्रशेखर रावण का नाम नहीं लेता है, बामन मेश्रम का नाम नहीं लेता है। यही तो समझने की बात है और ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर और रोशनी डाली जाएगी और विस्तार से बताया जाएगा और ये प्रयास जो है वो चलता रहेगा। देश को सुरक्षित रखना है, अपनी आवाम को सुरक्षित रखना है इन देश के दुश्मनों से। ये सब देश के दुश्मन हैं और घोर दुश्मन है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से लेकर के पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावण और बामन मेश्रम इत्यादि तत्व जो हैं देश के यानी मुल्क, जो अपना प्यारा मुल्क भारतवर्ष है, इसके खतरनाक दुश्मन है। इस चीज़ को हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।